India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हत्या के दोषी की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द। कहा, मौत की सजा केवल वही दी जानी चाहिए जहां सुधार की कोई संभावना ना हो। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सामान पहुंचाने में देरी पर उपभोक्ता अदालत ने दिखाई सख्ती। इंडिगो को दंपति को 70,000 मुआवजा देने का आदेश। पांच साल की बच्ची के साथ रेप हत्या पर केरल की अदालत ने 4 महीने के भीतर आरोपी को सुनाई मौत की सजा। पॉक्सो के तहत केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में मर्डर के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अचानक 11 साल का वह बच्चा ही हाजिर हो गया जिसे मार डालने का आरोप उसके नाना और मामाओं पर लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपने ही मर्डर केस की सुनवाई के दौरान हाजिर हुए बच्चे ने कोर्ट को बताया कि वह जिंदा है और उसके नाना और मामाओं को गलत ढंग से उसके हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि वह जीवित और कोर्ट के सामने मौजूद है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है, जहां इस मामले में याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यूपी सरकार, पीलीभीत के एसपी और न्यूरिया थाने के इंचार्ज को भी नोटिस जारी किया है। वकील कुलदीप जौहरी ने बताया कि बच्चा फरवरी 2023 से अपने नाना, जो कि एक किसान है, उनके साथ रहा करता था। उसकी मां को पिता ने बेरहमी से पीटा था, जिसमें उसकी मां की मौत हो गई थी। आरोप है कि वह परिवार से अधिक दहेज चाहता था। वकील ने आगे बताया कि बच्चे की मां पिता द्वारा पीटे जाने के चलते बुरी तरह घायल हो गई थी। बच्चे के माता पिता की फरवरी 2010 में शादी हुई थी। सिर्फ 3 साल बाद ही मार्च 2013 में पति की पिटाई के कारण वह घायल हुई और बच्चे की मां की मौत हो गई। मौत के बाद नाना ने अपने दामाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 या दहेज हत्या के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद दामाद ने अपने बेटे की कस्टडी की मांग की थी। फिर दोनों पक्षों में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई ने दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया। साल 2023 की शुरुआत में दामाद ने अपने ससुर और उनके 4 बेटों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद उन्हें बच्चे के जीवित होने के सबूत के तौर पर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा कम की है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा देते समय पिछला आचरण हमेशा एक कारक नहीं होता। कोर्ट ने सुंदर उर्फ सुंदरार्जन बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले का हवाला, जिसमें ये कहा गया था कि मौत की सजा केवल वही दी जानी चाहिए जहां सुधार की कोई संभावना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संदिग्ध राजनीतिक दुश्मनी के कारण गोलीबारी करने और कई लोगों की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति और अन्य लोगों की मौत की सजा ये कहते हुए रद्द कर दी कि हालांकि ये अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है, ये मौत की सजा पाने वाला दोषी सुधार से परे नहीं है। दोषी को पहले अन्य हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौत की सजा देते समय पिछले आचरण को ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, खासकर जब सजा कम की जाती है तो अन्य आरोपी व्यक्तियों की, लेकिन उसका नहीं, विषम स्थिति को जन्म देगा।
जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ये फैसला मदन नामक व्यक्ति की हत्या की सजा और मौत की सजा की पुष्टि करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फरवरी 2017 के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मदन की चुनौती को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी सुदेश पाल को दी गई मृत्यु दंड की सजा आजीवन कारावास में बदल दी। उनकी अपील पर भी पीठ ने सुनवाई की, लेकिन अंततः खारिज कर दी गई। ये मामला 2003 में मुजफ्फरनगर की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम प्रधान उम्मीदवार का समर्थन करने वाले व्यक्तियों पर क्रूर हमला शामिल है। अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी हुई। गोलीबारी के दौरान न केवल 6 लोगों की जान चली गई, बल्कि मुकदमे के दौरान प्रत्यक्षदर्शी की हत्या कर दी गई। मामले के तथ्यों और गवाहों की गवाही की व्यापक जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। अपराध की चौंकाने वाली प्रकृति और समुदाय पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी अदालत ने दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार किया। विभिन्न विचारों को संतुलित करने के प्रयास में इसने अंततः मृत्यु दंड को कम कर दिया, लेकिन इसे सरलता से आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रतिस्थापित करने के बजाय अदालत ने कम से कम 20 साल की सजा होने तक सजा में छूट की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। पीठ ने सुंदर उर्फ सुंदर राजन बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया गया। अदालत ने कहा कि दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत के अनुसार मौत की सजा केवल वहीं दी जानी चाहिए जहां सुधार की कोई संभावना न हो। मदन की सजा रद्द करने में अदालत के लिए एक और कारक जो मायने रखता है वो ये है कि वो इस अपराध के लिए मौत की सजा पाने वाला एकमात्र दोषी है। इसमें पाया गया कि जब सुदेश पाल की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दी, तो अकेले मदन को मौत की सजा देने से असामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। अब आइए इंडिया लीगल रिपोर्टर से समझते हैं कि मौत की सजा अदालत कब रद्द कर सकता है। इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की 3 मेन स्टेजेस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल है। हर स्टेज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। मजिस्ट्रेट इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की हर स्टेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से फ्लो करे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स में एविडेंस हैम्पर हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हुई है। कभी कभी एविडेंस की कमी होने की वजह से पुलिस कुछ ऐसे तरीके यूज करती है एविडेंस निकालने के लिए जो लॉ में परमिटेड नहीं है। कोर्ट का डिसीजन एंड में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से निकले एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड करता है। पूरी प्रोसेस के दौरान मजिस्ट्रेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस की फाइनल रिपोर्ट रिजेक्ट करने के बाद भी मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटिशन के केस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक जजपाल सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी है। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ी और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया था। 2018 के अशोकनगर निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट सिंह से हारने के बाद भाजपा नेता लड्डू राम कोरी ने रिट याचिका दायर की। जब सिंह कांग्रेस में थे, मार्च 2020 में सिंह भाजपा में चले गए और उपचुनाव जीत गए। जस्टिस सुनीता यादव की एकल न्यायाधीश पीठ ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा विधायक द्वारा अपने नामांकन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कास्ट सर्टिफिकेट वैध है। सिंह ने दावा किया कि वह एनएसटी अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य हैं। जस्टिस सुनीता यादव ने रेखांकित किया कि राज्य स्तरीय उच्च शक्ति जाति जांच समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम और निर्णायक हैं, जो केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही के अधीन है। चुनाव याचिकाकर्ता ने पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें जाति जांच समिति के निष्कर्षों की पुष्टि की गई। ये मानते हुए कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन की स्वीकृति प्रस्तुत कास्ट सर्टिफिकेट की गलतता से प्रभावित नहीं हुई। एक अन्य नोट पर अदालत ने यह भी घोषित किया कि प्रतिवादी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 की धारा 33A या 125A का उल्लंघन नहीं किया। मौजूदा मामले में अदालत ने बताया कि ये दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जजपाल सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया गया या यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज की गई, जैसा कि कोरी ने शुरू में आरोप लगाया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस जांच करने के लिए अनुबंध के आधार पर सीबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्ति करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने सवाल किया कि क्या जांच अधिकारियों को अनुबंध के माध्यम से नियुक्त किया जा सकता है, और ये भी कहा कि पुलिस अधिनियम अनुबंध के अनुसार पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी या अधिकृत नहीं करता है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि विचाराधीन सेवानिवृत्ति अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के राजपत्रित रैंक पर नियुक्ति किया गया है, जो भारतीय पुलिस सेवा कैडर के पद हैं। न्यायाधीश ने कहा, यह समझना समझ से परे है कि आईपीसी कैडर के पद पर नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जा रही है। पुलिस अधिनियम अनुबंध के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी या अधिकृत नहीं करता है। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या ऐसे अधिकारी जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकृत हैं? अदालत भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी धीरज गर्ग के खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की गई जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत को बताया गया कि मामले में जांच अधिकारी वास्तव में सीबीआई का एक सेवानिवृत्त अधिकारी था, जिसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी प्रस्तुत किया गया कि आरोप पत्र भी एक पुलिस अधीक्षक रैंक वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत दायर किया गया था, जो जांच अधिकारी का मार्गदर्शन करने के लिए सलाहकार के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी था। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कि अनुबंध पर नियुक्ति अधिकारी ऐसी जांच नहीं कर सकते, न्यायालय ने हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो को जांच वापस लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम या एमवी एक्ट के तहत मुआवजे की गणना करते समय आश्रितों के लिए उचित मुआवजे का आकलन करने के लिए मृतक या घायल की आयु का आकलन करने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आमतौर पर वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मृतक की अनुमानित आय निर्धारित करने के लिए न्यूनतम वेतन अधिसूचना पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा देने का प्रावधान लाभकारी कानून है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मृतक पीड़ित की आय का आकलन करने का प्रतिबंध अनुचित है। इस मामले में मृतक 18,000 रुपए प्रति माह की कथित आय के साथ फोटोस्टेट की दुकान चला रहा था। आय का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मृतक की आय 5 लाख रुपए मानकर मुआवजे का निराधरण किया। डीसी रेट के अनुसार 7,150 रुपए प्रति माह तय हुआ है। बीमा कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि मोटर वाहन दुर्घटना में एक सुल्तान की मृत्यु के कारण मृतक की पत्नी और अन्य के पक्ष में दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा अधिक है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि उन सभी स्थितियों में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता जहां मृतक की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और न ही कोई निश्चित नियम है कि मृतक की आय को समय समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा आंकी गई आय अत्यधिक नहीं है, बल्कि भविष्य की किसी भी संभावना पर विचार नहीं किया गया। इसीलिए ये माना गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की पुनर्गणना की आवश्यकता है। कोर्ट ने बढ़े हुए मुआवजे की गणना की, फिर याचिका का निपटारा भी कर दिया। एर्नाकुलम सत्र अदालत ने अलावा 5 वर्षीय बच्चे के बलात्कार और हत्या के लिए अशफाक आलम नामक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के सोमन, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई की, उन्होंने
4 नवंबर को अपराध के लिए आलम को दोषी ठहराने के बाद आज सजा सुनाई। घटना के 4 महीने के भीतर दोष सिद्धि और सजा सुनाई गई। यह अपराध इस साल जुलाई में हुआ था, जब बिहार के एक प्रवासी श्रमिक आलम ने 5 वर्षीय पीड़ित लड़की का अपहरण किया, बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, जो उसी इमारत में रहती थी। बता दें कि बच्चे का शव अलुवा के एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक बोरे में मिला था। आलम को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या सहित 16 आरोपों का सामना करना पड़ा। पॉस्को कोर्ट ने 4 नवंबर को आलम को सभी 16 अपराधों में दोषी पाया। इस जुर्म की सजा आज सुनाई गई सजा कुल 13 कानूनी प्रावधानों के खिलाफ थी, जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी और पॉस्को अधिनियम के तहत आती है। इनमें धारा 302 यानी कि हत्या, धारा 376 यानी कि बलात्कार और धारा 377 आपराधिक यौन संबंध आदि और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 यानी कि नशीली शराब देना के 3 अपराधों के तहत अपराधों के लिए भी दंडित किया गया था। आलम को मौत की सजा के अपराध के लिए दी गई थी, जबकि पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सबूत छुपाने के लिए आरोप में उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई। गौरतलब है कि आरोपी को दोषी ठहराने का फैसला 4 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होने के करीब 26 दिन बाद सुनाया गया था। एर्नाकुलम कोर्ट ने 7 सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू की थी। 16 सितंबर को आरोप तय किए गए और आरोपियों को सुनाया गया, जिसके बाद 4 अक्टूबर से मामले की सुनवाई हुई। आज सुनवाई गई सजा उस अपराध के 110वें दिन आई है, जो कथित तौर पर 28 जुलाई को हुआ था। बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस को जोड़े को 70,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिनकी पोर्ट ब्लेयर में चेक इन सामान मिलने में देरी के कारण छुट्टियां बर्बाद हो गईं। एक समिति ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद आदेश पारित किया गया कि इंडिगो की ओर से सेवा में कमी थी। इंडिगो को मुआवजे के रूप में 50,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा जोड़े को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 और उनकी मुकदमेबाजी की लागत को कवर करने के लिए 10,000 का भुगतान किया गया। 1 नवंबर 2021 को जोड़े ने बेंगलुरु से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के लिए इंडिगो की एयरलाइंस के साथ अपनी यात्रा बुक की। अपने इच्छित अवकाश गंतव्य पर पहुंचने पर वे ये देखकर निराश हो गए कि उनका चेक इन सामान, जिसमें कपड़े, दवाएं, अंडमान नाव की सवारी के लिए नौका टिकट जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल थीं, पोर्ट ब्लेयर नहीं पहुंची थी। इसके बाद दंपति ने इंडिगो में शिकायत दर्ज कराई और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट प्रस्तुत की। इंडिगो के ग्राउंड क्रू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका खोया हुआ बैग अगले दिन उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि सामान 3 नवंबर को ही प्राप्त हुआ। इसके बाद 18 नवंबर को दंपति ने इंडिगो एयरलाइंस की मूल कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड को कानूनी नोटिस भेजा। 1 साल बाद उन्होंने बेंगलुरु में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में संपर्क किया और एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत दर्ज की और अपनी छुट्टियों में व्यवधान के लिए मुआवजे की मांग की। 26 सितंबर को जिला उपभोक्ता अदालत ने आंशिक रूप से उनकी शिकायत स्वीकार कर ली और एयरलाइंस को 45 दिनों के भीतर 70,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया। उपभोक्ता फोरम ने कहा कि भुगतान में देरी होने पर एयरलाइंस को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.